गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने जो अल्कोहल वाला हमारा टेस्ट था, यानी अल्कोहलों के जो परीक्षण होते हैं विभिन्न प्रकार के, उसे कंप्लीट किया था। हमारा जो अल्कोहल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको जो अल्कोहल का टॉपिक पढ़ाया गया है उसमें आपको सारे अल्कोहल को एल्किल अल्कोहल के रूप में पढ़ाया गया है। एल्किल का मतलब कि वहाँ पर जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है ROH के रूप में, ROH के फॉर्म में। तो आपको उसमें R की जगह अपनी तरफ से आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते समय एल्किल समूह विस्थापित कर सकते हैं, यानी कि एल्किल ग्रुप्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं। जिसमें से आपके सिलेबस में मेनली दो ही टाइप के एल्किल ग्रुप्स पूछे जाते हैं। एक है मेथिल और दूसरा है एथिल, यानी कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। मेथिल बनाने के लिए आप यहाँ पर आर की जगह CH3 लगा देंगे तो CH3OH मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। और एथिल अल्कोहल बनाने के लिए यहाँ पर आर की जगह आप C2H5 लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। और इसी प्रकार आप सारी जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई हैं आपको अल्कोहल की, वो पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईथर। ईथर क्या होते हैं? तो ईथर जो होते हैं हमारे, उनका फॉर्मूला होता है ROR, यानी कि दो एल्किल समूहों से बीच में ऑक्सीजन क्या होती है, जुड़ी होती है, और ये ही हमारा ईथर होता है। इनको हम दो अन्य रूप से पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ईथर जो होते हैं वो एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन कहलाते हैं, यानी कि हमारे जो एल्केन होते हैं इनके जो एल्कोक्सी व्युत्पन्न होंगे उनको हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। कैसे, देख लीजिए ज़रा। ये मैंने यहाँ पर एक ईथर का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, फॉर्मूला है CH3OC2H5। तो इसमें जो CH3O ग्रुप है ये कहलाएगा हमारा एल्कोक्सी ग्रुप, और ये जो C2H5 इससे जुड़ा हुआ है ये कहलाता है एल्केन ग्रुप। और इस तरह से इसका नाम भी क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। ये मैं जनरल नेम बता रहा हूँ, यानी कि सामान्य नाम बता रहा हूँ। वैसे अगर इसका आपकी नेमिंग करने जाएंगे तो इसका नेम होगा, एल्किल की जगह यहाँ पर मेथिल ग्रुप है तो मेथॉक्सी, और यहाँ पर एल्केन की जगह इथेन ग्रुप है तो इथेन, तो मेथॉक्सी इथेन, ये इनका क्या होती है, नेमिंग होती है। सेकंड, हम ईथर को और क्या कह सकते हैं, वाटर के डेरिवेटिव्स, जो जल होता है उसके व्युत्पन्न भी हम कह सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर जो वाटर होता है उसमें से एक हाइड्रोजन हटाई, एक R ग्रुप आया तो ROH यानी अल्कोहल मिला। और अगर आप दूसरा हाइड्रोजन भी हटा दें और उसकी जगह दूसरा एल्किल ग्रुप लगा दें तो क्या बन जाए, ROR, जो कि हमारा क्या होता है, ईथर होता है। तो इस तरह से हम कई रूप में ईथर को व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि ईथर्स को हम कई वे में क्या कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। तो ईथर का फॉर्मूला आप ध्यान देंगे बस, ये ROR जो होता है वो ईथर का फॉर्मूला होता है। और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है बॉन्ड O बॉन्ड, जिसके दोनों तरफ विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह, यानी कि डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड रहते हैं। तो अब जब विभिन्न प्रकार के एल्किल समूह इसमें जुड़े होते हैं या डिफरेंट टाइप के जो एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, उसके बिहाव पर हमारे जो ईथर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला ईथर जो होता है वो होता है सरल ईथर, जिसे हम सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, सरल और सिमेट्रिक। सिमेट्री वर्ड वहाँ आता है जहाँ पर कोई भी चीज़ समान रूप से उपस्थित हो, यानी कि इक्वल नंबर में कोई चीज़ प्रेजेंट हो तो वहाँ पर सिमेट्री वर्ड आता है। तो यहाँ पर ईथर में सममित या सिमेट्री वर्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर सिमेट्री वर्ड का मतलब होगा कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप हमें लगाने हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल समूह लगाना है वो कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगा रहे हैं तो आप दूसरे R की जगह भी क्या लगाएंगे, मेथिल ग्रुप। अगर आप यहाँ एथिल ग्रुप लगा रहे हैं तो इधर भी क्या लगाएंगे, एथिल ग्रुप लगाएंगे। तो ऐसे जो हमारे ईथर होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के दोनों साइड पर सेम एल्किल ग्रुप लगा होता है, सेम एल्किल समूह जुड़ा होता है, उन्हें सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, हिंदी में सरल ईथर या सममित ईथर कहा जाता है। नेमिंग क्या हो जाएगी, देखिए, क्योंकि दोनों मेथिल ग्रुप हैं तो डाई मेथिल ईथर, यहाँ पर दोनों एथिल ग्रुप हैं तो डाई एथिल ईथर। या फिर अगर IPAC नेमिंग में जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन और इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी ईथेन। तो ये है सिंपल ईथर। तो दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, पहले को अगर समझ लिया तो दूसरा समझना और इजी हो जाएगा। कैसे, पहले में हमने कहा कि दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप होने चाहिए, तो दूसरा जो टाइप होता है वो होता है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, यानी कि मिश्रित ईथर अथवा असम्मित ईथर। इनमें क्या होता है कि जो दोनों एल्किल समूह होते हैं ये दोनों अलग अलग होंगे, माने एक तरफ अगर आपने मेथिल ग्रुप लगा दिया तो दूसरी तरफ क्या उपस्थित होगा, एथिल ग्रुप प्रेजेंट होगा।
देखिए यहाँ पर इन्होंने इसीलिए एक तरफ R लिखा है और एक तरफ R डैश लिखा है, ताकि ये पता चल सके यहाँ पर दोनों एल्किल समूह जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जैसे फॉर्मूला देखिए, CH3OC2H5, तो इसका नाम होगा मेथिल एथिल ईथर, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, मिथॉक्सी ईथेन। तो ये होंगे हमारे असम्मित या मिश्रित ईथर, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। ये दो टाइप होते हैं हमारे ईथर के। नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग की बात करें, इसके नामकरण की बात करें ईथरों के, तो अभी आपको एक पैटर्न समझाया गया जिसमें आपको बस ये वर्ड याद रखना है, एल्कोक्सी एल्केन। ये वर्ड अगर आपको याद है तो आप इजीली इसकी क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। कैसे, देखिए, एल्कोक्सी का मतलब होता है जो ये ROR में जो RO ग्रुप होगा उसके लिए हम एल्कोक्सी वर्ड यूज़ करते हैं, और ये जो R ग्रुप है इसके लिए हम एल्केन ग्रुप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर R की जगह आपने, जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, R की जगह हमने यहाँ पर CH3 ले लिया और दूसरे R की तरफ C2H5 ले लिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्योंकि हमारा मेथिल ग्रुप है तो मिथॉक्सी, ये हो गया मिथॉक्सी, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ईथेन। तो एल्कोक्सी एल्केन के बिहाफ पर इसका नाम पड़ जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। तो ये हमारा एक टाइप होता है जिसको हम IPAC नेमिंग कहते हैं। तो ईथर की जो IPAC नेमिंग है वो एल्कोक्सी एल्केन नाम से जानी जाती है। और अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें, यानी कि साधारण रूप से इसके नामकरण की बात करें, तो अभी आपने पढ़ के आए, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं तो आप डाई एल्किल ईथर के नाम से उसकी नेमिंग करेंगे। अगर दोनों तरफ क्या समान समूह उपस्थित हैं, जैसे कि दोनों तरफ मेथिल ग्रुप है तो डाई मेथिल ईथर, दोनों तरफ एथिल ग्रुप है डाई एथिल ईथर, दोनों तरफ प्रोपिल ग्रुप होगा तो डाई प्रोपिल ईथर, ये इसका नेम हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये डाई एल्किल ईथर, सिंपल नेमिंग में। लेकिन IPAC नेमिंग जो आपको बताई गई एल्कोक्सी एल्केन, आप उसे याद रखेंगे। एंड अगर मिक्स्ड है हमारा ईथर, तो देखिए क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अगर दोनों तरफ आपके अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह हैं तो आप नेमिंग कैसे करेंगे। तो करें, इन दिस सिस्टम नेम ऑफ स्मॉलर एल्किल ग्रुप इज रिटन फर्स्ट। जो छोटा वाला एल्किल समूह होगा, कैसे पहचानेंगे, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, कार्बन के नंबर जिसमें कम होंगे उसको पहले लिखा जाता है। एंड नेम ऑफ लार्जर एल्किल ग्रुप इज रिटन फॉलोड बाय वर्ड ईथर। जो जिस एल्किल समूह में ज़्यादा कार्बन उपस्थित होंगे उसे ईथर शब्द के बाद हम उसका नामकरण करेंगे। देखिए कैसे, उदाहरण में यहाँ पर ये O है ईथर वाला, इसके एक तरफ हमने मेथिल ग्रुप लगा दिया, दूसरी तरफ C2H5 यानी कि एथिल ग्रुप लगा दिया, तो IPAC नेमिंग तो इसकी मिथॉक्सी ईथेन हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसका सामान्य रूप से नामकरण करें तो देखिए, इन्होंने कहा जो कार्बन कम है उसका नाम पहले, तो एक कार्बन यहाँ पर है तो मेथिल, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर, ये इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। किसका, जब आपके जो ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ अलग अलग प्रकार के यानी कि डिफरेंट टाइप के एल्किल समूह जुड़े हों, एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड हों, उस कंडीशन में आप जो नेमिंग करेंगे उसमें कम कार्बन वाले वर्ड की नेमिंग पहले होगी और ज़्यादा कार्बन वाले एल्किल वर्ड की नेमिंग बाद में होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आते हैं जो है आइसोमेरिज्म इन ईथर। तो ईथर में 2 तरह की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। आइसोमेरिज्म का मतलब है समावयवता। क्या होती है समावयवता, फिर से याद दिला देते हैं कि जब कोई भी हमारा कार्बनिक यौगिक होता है उसमें कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें अणुसूत्र हमारा समान रहे, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, जो संरचना होती है यौगिक की, वो बदल जाए। तो ऐसे यौगिक जिनमें अलग अलग संरचनाएं पाई जा रही हों लेकिन उनका अणुसूत्र समान हो, उन सारी संरचनाओं को हम समावयवी कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में जो आपके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें आइसोमर्स कहा जाएगा, और उनकी इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो ईथर में हमारे 2 तरह की समावयवता पाई जाती हैं। ईथर में 2 तरह की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकती हैं। पहली हो सकती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, जो सूत्र है, अणुसूत्र है, वो समान रहेगा, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो बदल जाएगा, संरचना बदल जाएगी। और दूसरा होगा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में भी
आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जो सूत्र होगा, वो समान होगा, किंतु जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाएगा। हिंदी में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को क्रियात्मक समूह समावयवता कहा जाता है और मेटामेरिज्म को कहा जाता है मध्यावयवता। दोनों को समझना बहुत ही आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो कह रहे हैं ईथर्स एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ईथर जो होते हैं वो हमारे जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं उनके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यानी कि क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा किसके साथ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आपको पढ़ाए गए थे जिसमें केवल एक OH ग्रुप उपस्थित होता है, ऐसे अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता था। और जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो सामान्य सूत्र होता है, वो बिल्कुल ईथर के जैसा होता है। और दोनों का सामान्य सूत्र होता क्या है, CnH2n प्लस O। यहाँ पर CnH2n प्लस 2 के साथ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आपका अल्कोहल में भी होता है और एक ऑक्सीजन आपका ईथर में भी होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट। भाई एक अल्कोहल है, एक ईथर है। इसको एग्जाम्पल से समझिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। हमने सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उठाया C2H6O, यानी कि 2 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो इससे अगर आप ईथर बनाना चाहें तो इससे कौन सा ईथर बन सकता है, CH3OCH3, यानी कि डाई मेथिल ईथर, इससे हम बना सकते हैं। और अल्कोहल बनाना चाहें तो बस करना क्या है, इस O को आगे लगा दो और उसके साथ एक H जोड़ दो, तो बचेगा क्या, CH3CH2OH, और इसका नाम पड़ जाएगा एथिल अल्कोहल। अब दोनों के जो एटम हैं वो जरा काउंट कर लीजिए। इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन। इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करिए, 3 3 6, 3 + 3 6 हाइड्रोजन्स ईथर में है। और 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 हाइड्रोजन अल्कोहल में, एक ऑक्सीजन ईथर में, एक ऑक्सीजन अल्कोहल में। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, बदल गए। और फंक्शनल ग्रुप बदलने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के समावयवी हैं, और इस प्रक्रिया को समावयवता कहा जाता है। सेकेंड टाइप जो है वो है हमारा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म होती है मध्यावयवता, सबसे आसान। मध्यावयवता का मतलब होता है जो अभी आप पढ़कर आ रहे हैं कि द आइसोमेरिज्म इज शोन बाय ईथर्स अमंग देमसेल्फ ड्यू टू डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स अटैच टू डाइवेलेंट ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ आपको एल्किल ग्रुप जोड़ने हैं। तो आप एल्किल ग्रुप के नंबर्स को चेंज करके, दोनों साइड में एल्किल समूह के नंबरों को बदल करके आप अपने यौगिक का नाम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे, उदाहरण देखिएगा। यहाँ पर हमने C2H5OC2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर एक कंपाउंड लिया। अब इसमें देखिए कार्बन कितने होंगे, 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, यानी कि 4 कार्बन होंगे। तो ये C4 है। H देखिए 5 + 5 10, तो 10H है और एक ऑक्सीजन, यानी कि C4H10O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणुसूत्र है। इससे हमने सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनाया वो बनाया डाई एथिल ईथर का, C2H5OC2H5। और हमने जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, देखिए क्या बना दिया हमने बनाया CH3OCH, CH3 का होल ट्वाइस। मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर ओपन हो गया है, CH3OCH और CH3 का होल ट्वाइस। जरा इसमें आप कार्बन के नंबर्स काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन के नंबर काउंट करिए, 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन। माने इसमें भी 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। और जो डाई एथिल ईथर है उसमें भी 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो ये हमारा डायथिल ईथर था और ये हमारा मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, जिसका अभी हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया। दोनों में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए डिफरेंट हो गया, नाम भी दोनों के अलग हैं। ये डायथिल ईथर बना रहा है, ये बना रहा है मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। अब चलिए इसका एक और यौगिक हम बना सकते हैं, और उस कंडीशन में हमने क्या किया, हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया CH3O CH2 CH2 CH3। अब अगर आप इसकी खुद से नेमिंग करें तो क्या होगी, अगर एल्कोक्सी एल्केन से करें तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका नाम होना चाहिए मेथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या इसका नाम इन दोनों से मिल रहा है, नहीं, लेकिन क्या फॉर्मूला मैच कर रहा है। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन,
4 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, यानी कि तीनों में C4H10O यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेजेंट है, बट तीनों के स्ट्रक्चर क्या है, चेंज है। और ये चेंजमेंट आ क्यों रहा है, अगर ध्यान से देखें तो ये चेंजमेंट आ रहा है ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप हैं उनमें डिफरेंस की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल समूह हैं क्योंकि वे अलग अलग हैं, इस वजह से ये जो यौगिक हैं हमारे वे अलग हैं, किंतु इनका जो अणुसूत्र है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक समान है, इसलिए ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मध्यावयवता समावयवता। समावयवता जिस प्रकार की है वो कौन सी है, मध्यावयवता, यानी कि मेटामेरिज्म यहाँ पर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में नोट किया जाएगा। तो ये दो तरह की आइसोमेरिज्म हमारे ईथर्स में पाई जाती हैं। अब मैं आपको ये सारे पॉइंट्स हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक डाई एथिल ईथर और इथॉक्सी ईथेन, जो आपके सिलेबस में है। एक आपको यही ईथर केवल पढ़ना है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्योरिफिकेशन के मेथड। तो मैं अब इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का एक्सप्लेनेशन बस इतना ही है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ईथर, जिसमें मैंने बताया कि ईथर को हम अलग अलग रूपों में जान सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा टाइप है, सबसे पहला जो प्रकार है वो है ऑक्सीजन तथा एल्केनों से संबंधित। कैसे, ईथर एल्केनों के एल्कोक्सी व्युत्पन्न कहलाते हैं। एल्कोक्सी व्युत्पन्न इसीलिए इनका जो नाम मैंने आपको बताया था एल्कोक्सी एल्केन, जिसमें जो RO ये जो ग्रुप है ये एल्कोक्सी ग्रुप कहलाता है और ये कहलाता है आपका एल्केन ग्रुप। तो इसलिए कहा गया कि जो ईथर है वो एल्केनों के एल्कोक्सी व्युत्पन्न कहलाते हैं। आप कोई एल्केन लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया फॉर एग्जांपल CH4, ये मीथेन है। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा। एक हाइड्रोजन हटने पर एक बॉन्ड आ जाएगा। इसमें क्या लगा दीजिए, इसमें आप RO ग्रुप लगा दीजिए। ये देखिए RO ग्रुप यहाँ मैंने अटैच कर दिया, तो ये ईथर बन गया। ये बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप। तो इसीलिए कहा गया कि जो ईथर होते हैं वो एल्केन के एल्कोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। ये पहला टॉपिक है हमारा, मतलब कि पहला टाइप है, पहला प्रकार है। दूसरा, हम इसको और किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, चीज़ एक ही आपकी ईथर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम व्यक्त करेंगे कि ये जल के व्युत्पन्न होते हैं। कैसे, जल का जो सूत्र होता है HOH। अगर इसमें से आप एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह एक एल्किल समूह लगा दें तो ये बन जाएगा ROH, यानी कि एल्कोहल बन जाएगा। और अगर आप दूसरा हाइड्रोजन भी हटा दें और उसकी जगह जो है दूसरा एल्किल ग्रुप लगा दें, R लगा दें, तो ये बन जाएगा ईथर, ROR। तो इन दो तरहों से हम ईथर को क्या कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, किसी को भी परिभाषित करके कि ईथर की क्या परिभाषा हो सकती है वो बता सकते हैं। इसके बाद प्रकार में आपको बताया गया कि हमारे दो प्रकार के ईथर पाए जाएंगे, क्योंकि इसका सूत्र होता है ROR। तो अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक समान एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह दोनों तरफ समान है, तो उसको कहा जाता है सरल ईथर या फिर सम्मित ईथर। उदाहरण देखिए, CH3O CH3 दोनों तरफ मेथिल ग्रुप है, नाम पड़ गया डायमेथिल ईथर। C2H5O C2H5 दोनों तरफ एथिल ग्रुप है, नाम पड़ गया डायएथिल ईथर। C6H5O C6H5 नाम पड़ गया डायफेनिल ईथर। यहीं पर एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो C6H5 है, पहले भी बताया हुआ है, ये फेनिल ग्रुप होता है, यानी कि जो बेंजीन की जो आपकी रिंग होती है ये C6H6 होती है, और इसमें कोई ग्रुप लगा दें फॉर एग्जांपल, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C6H5Cl। ये आपको इसलिए बताया गया कि एग्ज़ाम में अगर बेंजीन रिंग नहीं बन के आती है, उसकी जगह C6H5 अगर बन के आ रहा है, तो भी आप ध्यान रखेंगे कि इसका मतलब बेंजीन रिंग से ही है। क्लियर है। तो हम आपको बता रहे थे सरल ईथर क्या होंगे, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक समान एल्किल ग्रुप जुड़े हों। वहीं पर मिश्रित ईथर क्या होंगे, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल समूह जुड़े हों। उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ये यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीजन की एक तरफ मेथिल ग्रुप लगा दिया, एक तरफ एथिल ग्रुप लगा दिया, तो नाम क्या पड़ गया, मेथिल एथिल ईथर। और ये कौन सा प्रकार है, मिश्रित ईथर या फिर असम्मित ईथर का प्रकार होगा। इसके बाद आते हैं ईथरों का नामकरण। तो ईथरों के नामकरण में आपको दो पद्धति याद रखनी है। एक याद रखनी है आईपीएसी पद्धति, जो कि है आपकी एल्कोक्सी एल्केन वाली, और दूसरी है आपकी साधारण पद्धति, जो आपको समझाई गई कि ये दो प्रकार की होती है साधारण पद्धति। एक होती है सम्मित ईथर की पद्धति, जिसमें आप उसका नाम डाई एल्किल ईथर के नाम पर रखते हैं। आप एल्किल समूह जो भी होगा
उसमें क्या रख देंगे, जैसे मेथिल समूह है तो इसका नाम डायमेथिल ईथर हो जाएगा, एथिल समूह होगा तो डायएथिल ईथर। लेकिन कब, जब क्या हो, सममित ईथर, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्किल समूह जुड़े हों। और दूसरा जो नामकरण है वह है हमारा असम्मित ईथर का। साधारण विधि में ही हम पढ़ रहे हैं दूसरा प्रकार असम्मित ईथर का। इस केस में नाम कैसे रखते हैं, देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल ग्रुप हैं, तो जिस एल्किल समूह में कम कार्बन होंगे उसका नाम पहले आएगा, और जिस एल्किल समूह में ज़्यादा कार्बन है उसका नाम बाद में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा राइट साइड यानी दाहिनी तरफ ही ज़्यादा कार्बन वाले हो। अगर यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से मैंने लिख दिया स्ट्रक्चर C2H5OCH3, तो भी इसका नाम क्या रहेगा, मेथिल एथिल ईथर। क्यों, क्योंकि इस पद्धति में जिस एल्किल समूह में कम कार्बन आते हैं उसका नाम पहले आता है, और जिस एल्किल समूह में ज़्यादा कार्बन आते हैं उसका नाम बाद में आता है। तो ये सामान्य पद्धति है। और दूसरी पद्धति है आईपीएसी पद्धति, जिसमें आपको नेमिंग बताई गई है एल्कोक्सी एल्केन। अब एल्कोक्सी एल्केन में एल्कोक्सी किसे बनाएंगे, एल्केन किसे बनाएंगे, तो देखिए छोटे मूलक को एल्कोक्सी के रूप में लिखते हैं, यानी कि जिस एल्किल समूह में कम कार्बन होंगे उसको आप बना देंगे एल्कोक्सी, और जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे उसे आप बना देंगे एल्केन। जैसे कि यहाँ पर CH3OC2H5, तो CH3 में कम कार्बन है तो मेथॉक्सी, और इसमें ज़्यादा है तो ईथेन। यहाँ देखिए CH3O CH2 CH2 CH3, तो एक तरफ सिर्फ एक कार्बन की एल्किल समूह है, एक तरफ 3 कार्बन का है, तो जो एक कार्बन वाला होगा वो एल्कोक्सी बनेगा यानी कि मेथॉक्सी, और यहाँ पर क्योंकि इधर 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, तो नाम क्या पड़ गया, मेथॉक्सी प्रोपेन। ये इनकी होती है नामकरण पद्धति। ईथरों में समावयवता, ये हमारा अगला टॉपिक था। समावयवता में आपको बताएगा कि दो तरह की समावयवता होंगी। समावयवता होती क्या है, जिसमें आपका अणुसूत्र समान रहे किंतु आपके जो संरचना सूत्र होता है, संरचनाएं होती हैं वो बदल जाए, जिसकी वजह से आपका यौगिक जो है वो अलग अलग हो जाए। ऐसे जितने भी यौगिक हैं जिनका अणुसूत्र अलग होता है किंतु उनकी अणुसूत्र एक समान होता है किंतु संरचनाएं अलग होती हैं, उन्हें एक दूसरे का समावयवी कहते हैं, और इस प्रक्रिया को समावयवता कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो समावयवता है वो है क्रियात्मक समूह समावयवता। तो ईथर और अल्कोहल ये दो अलग अलग हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं, लेकिन इन दोनों का जो सामान्य सूत्र होता है, जो अणुसूत्र होता है, वो एक समान होता है। उदाहरण देखिए, ये C2H6O ये आपका अणुसूत्र दिया हुआ है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसी को अगर आप ईथर के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे CH3OCH3, नाम होगा डायमेथिल ईथर। और इसी को अगर आप अल्कोहल के रूप में लिखेंगे तो आप नाम लिखेंगे C2H5OH, नाम पड़ जाएगा एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए क्रियात्मक समूह दोनों में अलग हैं किंतु इनका अणुसूत्र क्या है, एक समान है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समावयवी हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। दूसरी जो समावयवता है उसका प्रकार है मध्यावयवता। मध्यावयवता में क्या होता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह अलग अलग होने की वजह से आपके जो यौगिक हैं उनमें अलग अलग परिवर्तन आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर इन तीनों यौगिकों में जो अणुसूत्र है वो है C4H10O। तीनों में ही 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन तीनों में ही ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल समूह हैं वो अलग अलग हैं। इसमें देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ एथिल ग्रुप लगा है तो नाम है इथॉक्सी ईथेन। इसमें ऑक्सीजन के एक तरफ मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ CH से 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसका नाम पड़ जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। और तीसरे केस में ऑक्सीजन के एक तरफ तो मेथिल ग्रुप है लेकिन एक तरफ जो है 3 कार्बन का प्रोपेल ग्रुप लगा हुआ है तो नाम पड़ गया मेथॉक्सी प्रोपेन। ये जो 1 देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि पहले कार्बन पे ही ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम है 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो इन तीनों में आपका जो अणुसूत्र है वो C4H10O है, लेकिन संरचना सूत्र तीनों में क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए ये तीनों भी एक दूसरे के समावयवी हैं, और इनमें जो समावयवता पाई जा रही है उसको क्या कहेंगे, मध्यावयवता। तो ये हमारा आज का एक्सप्लेनेशन था। कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया हो तो आप उसे दोबारा से पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।